हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट पहले ये डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। ये अभी किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, बाहर है, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल एक दूसरे से दूर। तो इनका टोटल मास कितना होगा? टोटल मास होगा 10 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैं इन सभी को कंबाइन करके अगर एक न्यूक्लियस बना दूं, इन सभी को पास पास ले आया और एक न्यूक्लियस बना दूं, और उस न्यूक्लियस का मास है मान लीजिए Mn। ओके, तो ये जो Mn की वैल्यू है इसके इक्वल होनी चाहिए 10 टाइम्स Mp प्लस 10 टाइम्स Mn के, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो न्यूक्लियस का मास है वो कम आता है इससे। तो ये जो डिफरेंस है, एक्चुअल में जब वो दूर दूर थे तो ये मास था, उनको कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस का मास ये आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है मासेस का, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। तो इसको अब हम डिफाइन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस। ओके, चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। द डिफरेंस between mass of a nucleus or rest mass of a nucleus। यूजली हम वर्ड रेस्ट मास यूज करते हैं एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसका डिटेल में क्या मीनिंग होता है वो जब आप हायर फिजिक्स में जाएंगे तो आपको समझ आएगा। अभी आप इसको मास ही समझ कर चलिए। ओके, रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस and the sum of rest masses and the sum of rest masses of its constituent nucleons is called mass defect, is called mass defect। ये पार्ट आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था यहां पर। तो मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है, कंसीडर ए न्यूक्लियस ZXE। ये सब लिखना है आपको मास डिफेक्ट का एग्जाम में अगर लिखना होगा तो, जो मैं यहां इस तरफ लिख रहा हूं। ओके, लेट M इज मास ऑफ न्यूक्लियन और न्यूक्लियस। मैं मास ऑफ न्यूक्लियस को Mn लिख देता हूं। Mn इज मास ऑफ न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? Z के इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू Z, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? A माइनस Z। तो मास डिफेक्ट क्या होगा? Z प्रोटॉन्स का मास प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन्स का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट डेल्टा M, इट विल बी Z टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये स्मॉल n न्यूट्रॉन के लिए है, कैपिटल N न्यूक्लियस के लिए है। ये Mn इज मास ऑफ न्यूक्लियस। टोटल न्यूक्लियस जो आपने सभी को मिलाकर बनाया है
उसका मास। तो ये mp है मास ऑफ प्रोटॉन, mn है मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट ये है मास डिफेक्ट। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, यानी मास डिफेक्ट को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से आप डिवाइड कर दो तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके इक्वल होते हैं? मास नंबर ए के इक्वल होते हैं। ठीक, तो पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए nucleus is defined as its mass defect per nucleon, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। पैकिंग फ्रैक्शन को हम पीएफ लिख देते हैं। तो ये क्या होगा? मास डिफेक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर के इक्वल होता है ए। तो ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है कि ये जो न्यूक्लियस बनाया है आपने इन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को मिला के, इसको वापस इन कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करना। ओके, जो आपका न्यूक्लियस है उसको वापस प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को यानी सेपरेट कर देना, दूर दूर करके ब्रेक कर देना न्यूक्लियस को। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं न्यूक्लियस की। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, इसको बीई लिखेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी को बीई लिखेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी required to break a nucleus, to break a nucleus into its constituent to break a nucleus into its constituent nucleons। ये है डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। एंड बाइंडिंग एनर्जी मैं इसको डेल्टा ई बी लिख देता हूँ। ये होगा मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। ओके, तो जब न्यूक्लियस इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर आप न्यूक्लियस बनाते हो तो मास डिफेक्ट क्यों आता है, यानी मास में डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो डिफरेंस वाला मास कहाँ जाता है? वो इस तरह से एनर्जी बनकर रिलीज हो जाता है इस इक्वेशन से। ओके, तो ये है बाइंडिंग एनर्जी। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई, आपने क्या किया, इतने प्रोटॉन्स इतने न्यूट्रॉन्स को मिला के ये न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस का मास कम आया, कितना कम आया? डेल्टा एम। तो ये जो डेल्टा एम कम आया है, ये डेल्टा एम गया कहाँ? ये इतनी एनर्जी बनकर रिलीज हो गया जब आपने न्यूक्लियस बनाया। तो वापस न्यूक्लियस को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसको हमने नाम दिया है बाइंडिंग एनर्जी। स्टूडेंट, हमने डेल्टा एम को आगे हर जगह स्मॉल एम लिखा है, तो यहां भी हम स्मॉल एम लिख लेते हैं। ओके, कैपिटल एम के बजाय स्मॉल एम लिख देते हैं। ओके, तो ये है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा ई बी इंटू डेल्टा ई बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई बी इक्वल टू
जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये डेल्टा एम की वैल्यू होगी, इंटू सी स्क्वेयर। ओके, अगेन ये ध्यान रखिए, ये कैपिटल एन न्यूक्लियस के लिए है, स्मॉल एन न्यूट्रॉन के लिए है। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ओके, अब इसको हम अगर एटॉमिक मास की टर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा? ओके, तो लेट एम जेड एक्स ए, ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, तो उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस का मास है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है एटम में उनका मास और ऐड हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का मास क्या होगा, जो टोटल एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में क्या है भाई, आपके न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन्स का सारा मास इंक्लूडेड होता है। तो इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर दूं, एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन का मास मैंने माइनस कर दिया, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस का मास बच जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं कि भाई एटम के टोटल मास में से जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका मास माइनस कर दो तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस का मास बच जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं इस इक्वेशन में। तो डेल्टा ई बी हो जाएगा आपका जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस न्यूक्लियस का जो मास है उसकी जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूं एम जेड एक्स ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जेड एम ई इंटू सी स्क्वेयर। ओके, अब जेड टाइम्स एम पी प्लस जेड टाइम्स एम ई, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ये होता है आपका मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल। ओके, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों में जेड कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एम पी प्लस एम ई, और एम पी प्लस एम ई, एम पी क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा एम एच मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो डेल्टा ई बी हो जाएगा आपका जेड टाइम्स एम पी प्लस एम ई, क्या है एम एच, प्लस फिर ये टर्म ए माइनस जेड एम एन माइनस एम जेड एक्स ए इंटू सी स्क्वेयर। ओके, ये क्या है एटॉमिक मास है। तो अब हमने ये इक्वेशन एटॉमिक मास की टर्म में लिख दी, पहले जो कि न्यूक्लियर मास की टर्म में थी, एम एन ये क्या था, न्यूक्लियर मास। ओके, नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये किसके इक्वल है, ये है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इट इज इक्वल टू डेल्टा ई बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किसके इक्वल होता है, मास नंबर ए के इक्वल होता है। तो हम ये वैल्यूज रख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की आप चाहें तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और ये वाली भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे और जो आपके लिए यूजफुल हो न्यूमेरिकल में वही आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा जेड मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास इंटू सी स्क्वेयर डिवाइड बाय मास नंबर ए। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व, मींस वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर।
ओके, तो हम इधर से इरेज कर लेते हैं। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। स्टूडेंट, जो बाइंडिंग एनर्जी है या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये आपको क्या बताएगी कि कोई भी न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। तो उसको ब्रेक करने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतना ज़्यादा स्टेबल होगा वो, और जितनी कम चाहिए उतना कम स्टेबल होगा। तो यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी ब्रेक करने के लिए किसके लिए चाहिए? जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ ए न्यूक्लियस gives a measure of stability, gives a measure of stability of that nucleus. More is the binding energy per nucleon, more is the binding energy, BE binding energy per nucleon of a nucleus, more stable is the nucleus, more stable is the nucleus. तो यानी जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी का हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे और वो कर्व होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर ए। हम इस एक्सिस पे लेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, वर्सेस इस कर्व पे हम मास नंबर ए लेंगे। ए क्या है? मास नंबर। और ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर ये है आपका 1H2, यहाँ पर है ये आपका 1H3, फिर उसके बाद ये है लिथियम 6, ये जो पहली पीक है ये वाली हीलियम 4 के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ नाइट्रोजन 14, ये वाली है कार्बन 12 के लिए, ये ऑक्सीजन 18 के लिए, और ये वाली है ऑक्सीजन 16 के लिए। हीलियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, लिथियम 6, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 18, और फिर ये बढ़ती जाती है। फिर यहाँ एक पीक वैल्यू आती है आयरन के लिए जिसका मास नंबर 56 है, और फिर उसके बाद से फिर डिक्रीज होने लग जाती है। ओके, वेल ये रेड लाइन बताने के लिए है कि इस रेड लाइन के नीचे डायग्राम है, ऊपर डेफिनेशन है, सो दैट आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओ। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व को अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी कर्व, वेल यहाँ ये 0 है वैल्यू।
अगर हम कुछ एक न्यूक्लियाई को छोड़ दें, जैसे हीलियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन, लिथियम, इन सभी को हम छोड़ दें तो बाकी सभी एक ही वैल्यूज के लिए एक स्मूथ कर्व है। ओके, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? एक्सेप्ट फॉर ए न्यूक्लियाई, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू न्यूक्लियाई like lithium 6, nitrogen 14, carbon 12, okay, etc. Value of binding energy per nucleon, binding energy per nucleon lie on a स्मूथ कर्व। बाकी सभी वैल्यूज एक स्मूथ कर्व पर लाई करती हैं। यही कुछ न्यूक्लियस हैं जिनके लिए पीक बनी हुई है। ओके, नंबर 2, ओके, मैं इधर से अब क्लीन कर लेता हूं। ये जो जहां पीक बन रही है वहां मास नंबर लगभग 2 से लेकर 20 तक है। तो 2 से 20 मास नंबर की रेंज में मैक्सिमा और मिनिमा है। मैक्सिमा किसके लिए है? हीलियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 के लिए। मिनिमा लिथियम 6, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 18 के लिए। तो जिसके लिए मैक्सिमा है इन तीनों के लिए, इसका मतलब है दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी। और जिसके लिए मिनिमा है लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका मतलब उनकी जो स्टेबिलिटी है वो वीक है, लो स्टेबिलिटी। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, इन द मास नंबर रेंज फ्रॉम 2 to 20, इन द मास नंबर रेंज 2 to 20, there are well defined maxima and minima. There are well defined maxima and minima on the curve. There are well defined maxima and minima on the curve. The maxima occurs for helium 4, carbon 12 and oxygen 16, indicating their high stability. Indicating their high stability. तो इनकी हाई स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड द मिनिमा, या फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस लिख देते हैं, द मिनिमा फॉर lithium 6, nitrogen 14 and oxygen 18, lithium 6, nitrogen 14 and oxygen 18, इन तीनों के लिए मिनिमा है फॉर देयर लो स्टेबिलिटी। मिनिमा फॉर दिस indicate their low stability। तो ये था सेकंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है
अराउंड 40 से 120 तक, यानी लगभग यहाँ से यहाँ तक कर्व का कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसका जो एवरेज सी वैल्यू है दैट इज अराउंड 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कर्व हैज ए ब्रॉड मैक्सिमा, थर्ड पॉइंट, the curve has a broad maxima close to value 8.5 MeV per nucleon, close to value 8.5 MeV per nucleon in mass number range 40 to 120, in mass number range 40 to 120. It has a peak value of 8.8 MeV. ये आयरन के लिए है 8.8 MeV per nucleon. Okay, so it has a peak value of, it has a peak value of 8.8 MeV per nucleon, MeV mega electron volt, for आयरन 56। तो आयरन के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम है, मीन्स आयरन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। ओके, सो ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है नंबर 4। जैसे जैसे इसके बाद फिर मास नंबर बढ़ रहा है, ए की वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ए बढ़ रहा है हाई मास नंबर पर, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं न्यूक्लियस में, और वो जो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता जाता है, और इसकी वजह से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। तो इसलिए हाई ए वैल्यूज पर फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जाती है। तो नंबर 4, एज द मास नंबर इंक्रीजेस फर्दर, यानी 120 के बाद, एज द मास नंबर increases further, the binding energy per nucleon decreases, the binding energy per nucleon, binding energy per nucleon decreases gradually, gradually मतलब धीरे धीरे, decreases gradually because of increasing Coulomb repulsion। तो स्टूडेंट ये थी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बेसिस पे हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्सप्लेन करेंगे। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लियाई दो मिडल वेट में ब्रेक होगा। हैवी होगा यहां पर हाई मास नंबर का, मिडल वेट यहां इस रेंज में आएगा कहीं पर, यानी जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जिसमें ब्रेक होने के बाद जो उससे बनेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी। अगर लो से हाई बाइंडिंग एनर्जी वाले बनेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, और जितनी ज़्यादा एनर्जी ब्रेक करने के लिए चाहिए उतनी बनते हुए रिलीज भी होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी बनेगा कोई भी प्रोडक्ट, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन। मैं इधर से ही रेज करूंगा और इधर ही लिखेंगे।
तो नेक्स्ट है टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is smaller for heavier nuclei than the middle nuclei In fusion, when a heavier nuclei split into हैवियर न्यूक्लियाई यहाँ कहीं होगा, ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, लो बाइंडिंग एनर्जी होगी। हैवियर न्यूक्लियाई ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी splits into two middle nuclei of higher binding energy, there is liberation of energy। तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, देयर इज लिबरेशन ऑफ एनर्जी। तो इसलिए जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, लो मास नंबर यानी लोअर ए की वैल्यूज, वहां भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिडल वालों से तो कम है। तो इसमें भी क्या होता है, लो बाइंडिंग एनर्जी वाले दो न्यूक्लियस मिलके एक हाई बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि मिडल रेंज में आता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका लो बाइंडिंग एनर्जी वाले हाई बाइंडिंग एनर्जी वाला बना रहे हैं मिलकर। तो जब भी लो से हाई वाला बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, अभी हमने डिस्कस किया है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इन फ्यूजन टू लाइट न्यूक्लियाई, इन फ्यूजन टू लाइट न्यूक्लियाई combine to form a heavier nuclei, combine to form a heavier nuclei। यहाँ हैवियर का ये मतलब नहीं है कि इस रेंज में आ जाए, नहीं, मतलब इनके कंपैरिजन में हैवियर होगा तो वो इस रेंज में कहीं पर आएगा। ओके, यानी जो मिल रहे हैं प्रोडक्ट जो मिलकर बनाएंगे उनसे ज़्यादा होगी उनकी बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर भी। ओके, so when two light nuclei, having low binding energy per nucleon combine to form a heavier nuclei having higher binding energy per nucleon, to form a heavy nuclei having higher binding energy per nucleon, energy is emitted, energy is emitted। तो इस तरह से ये बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दोनों प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको
एक्सप्लेन करता है। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी का भी कंप्लीट हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो हम न्यूमेरिकल करेंगे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये सब कैलकुलेट करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्वेश्चन, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ 20 कैल्शियम 40, और जो न्यूक्लियस का मास है, वो दिया हुआ है 39.962589 एटॉमिक मास यूनिट। ओके स्टूडेंट, तो हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर Z है 20 और मास नंबर A है 40, और मास ऑफ न्यूक्लियस ये दिया हुआ है आपको 39.962589 एटॉमिक मास यूनिट। तो सॉल्यूशन, इसमें Z क्या है 20 है, A की वैल्यू कैल्शियम के लिए 40 है, तो N क्या होगा, N होता है A माइनस Z, तो 40 माइनस 20 आ गया आपका। तो पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं डेल्टा M। ये क्या होता है, Z यानी 20 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 20 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हमने एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट किया था 1.0073, प्लस 20 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन था हमारा 1.0086, माइनस ये मास ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है 39.962589। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.355411 एटॉमिक मास यूनिट। ये आ गया मास डिफेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा MC²। ओके, तो यानी 0.355411 इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये हो गया डेल्टा M, और 1 एटॉमिक मास को एनर्जी यूनिट में इतना लिखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो बाइंडिंग एनर्जी आ गया आपका 331.065 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के लिए क्या करेंगे, जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी मास नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 331.065 डिवाइड बाय 40, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.2766 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो ये होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। स्टूडेंट, ये जो वैल्यूज हैं एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास, ये वैल्यूज मोस्टली आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दी हुई होती हैं। ओके, तो ये वैल्यूज आपको याद रखने की इतनी ज़्यादा शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में दी होंगी और ये वैल्यूज डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कई बार ये एग्जाम में डिफरेंट भी होती है थोड़ी सी वैल्यू, वो इस वजह से क्योंकि वो कई बार
हमने यहाँ पे सिर्फ 4 डेसिमल लिखा है तो वो 7-8 डेसिमल तक भी दे देते हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 7-8 डेसिमल तक दी है तो आपको कैलकुलेशन भी फिर 7-8 डेसिमल तक ही करनी है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी भी कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास स्टूडेंट हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।